हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूँ। कुछ गंभीर परिस्थिति के कारण, और जैसा कि मैंने आप लोगों को सूचना भी दे दिया था, तो आज मैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब भारतीय सभ्यता का विकास, इस पर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यह यूपीएससी में और विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, और यहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत भी होती है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एक वीडियो बनाया था, और उसको आप ज़रूर देखें। उसी के कड़ी में यह इसके पीछे का हिस्सा है कि भारत में सभ्यता का विकास किस क्रम से हुआ। अब जब हम बताएंगे आपको, तो आप देखेंगे कि मनुष्य का विकास रातों रात नहीं हो गया है, उसमें हजारों वर्ष लगे हैं, और प्रत्येक जनरेशन ने अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और जिसके कारण से हम लोग आज इस स्थिति में विकास के इस सोपान पर पहुँचे हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सिविलाइजेशन, जैसे कि हम बार बार इसका उपयोग करेंगे, सभ्यता जिसको हिंदी में कहते हैं, आखिर ये सभ्यता क्या होता है। मैं कल्चर के बारे में भी बोलूँगा। कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सिविलाइजेशन क्या होता है, माने सभ्यता का अर्थ क्या होता है, सभ्यता किसको कहते हैं। तो सभ्यता है कि सभ्यता का उदय कैसे हुआ है, जब लोगों ने अपने उत्पादन के साधन को बढ़ाए हैं, और वो उत्पादन के साधन बढ़ने के कारण, उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण से जब वो अतिरिक्त या सरप्लस पैदा करने लगे हैं, तो वहाँ से सभ्यता का उदय हुआ है। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में 6ठी शताब्दी में आपको बताया है कि जब हमारे देश में आयरन का उपयोग गंगेटिक बेसिन में काफ़ी तादाद में होने लगा, तो उसके बाद से सरप्लस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, और इसी कारण से आप देखेंगे कि 16 महाजनपद का विकास हुआ, और उसमें भी सबसे ज़्यादा विकास मगध का हुआ, क्योंकि जो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो मिडिल गंगेटिक बेसिन में था, और वो एरिया उस ज़माने के हिसाब से और आज भी हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा उपज वाला हिस्सा है, जहाँ पर कि उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती थी और अभी भी है। तो इसके कारण से मगध का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सभ्यता क्या है। सभ्यता का मतलब होता है कि अर्बन डेवलपमेंट। बिना अर्बन डेवलपमेंट के शहर का विकास हुए सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है, और अर्बन डेवलपमेंट तभी होगा जब हमें सरप्लस हम उत्पादन करेंगे। अगर हम सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में रहेंगे और हम जितना उत्पादन करेंगे उतना कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर सभ्यता का विकास नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम टैक्स देने की स्थिति में होंगे ही नहीं। हम जो सरकार के जो एक ढांचा होता है, उस ढांचे को उसके लिए धन खर्च करना होता है, और जब वहाँ के जनता को इतना धन है ही नहीं, तो वो फिर इस प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में की शुरुआत या इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले है
सरप्लस। दूसरा है अर्बन डेवलपमेंट। आप देखेंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, या चाइनीज सिविलाइजेशन है, सभी जगह अर्बन डेवलपमेंट है, माने शहर का विकास हुआ। तो पहला पॉइंट जो है वो है अर्बन डेवलपमेंट। दूसरा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ही सभ्यता का विकास होता है तो कुछ लोग अपने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो आईक्यू है या स्किल है वो एक समान नहीं हो सकता है, तो इसीलिए होता क्या है कि जो क्रमिक विकास होता है तो समाज में स्तरीकरण का बढ़ावा मिलता है। कुछ लोग धनवान हो जाते हैं, कुछ गरीब रह जाते हैं, जो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा। और जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि सीटाडेल जो दुर्ग था वहाँ पर तो अभिजाति वर्ग के लोग रहते थे, और जो शहर का जो निचला हिस्सा था वहाँ पर लोअर क्लास के लोग रहते थे। इसी तरह से सभी सभ्यता में, बेबीलोन के सिविलाइजेशन में भी इसी प्रकार का सिस्टम मौजूद था। आज के ज़माने में भी जो हमारा सिविलाइजेशन है उसमें भी आप देखते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि करीब 30 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में ऐसी है जो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास में है, जिनका वे ऑफ लिविंग या लाइफ स्टाइल किसी भी पश्चिमी देश के मिडिल क्लास के बराबर है। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा से रहा है, प्राचीन भारत में भी रहा है, और हर एक सभ्यता का ये निशानी है। तो एक तो मैंने पहले बताया कि शहर का विकास, दूसरा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और तीसरा, और जब सभ्यता का विकास होता है तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर बनेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाने के लिए आपको एक प्रकार का सरकार की जरूरत होती है, शासन व्यवस्था की जरूरत होती है, जो नियम बना सके, उसको कानून को लोगों से पालन करवा सके। तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे राइटिंग, जैसे आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो, हालांकि हम उसके स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो उनके पास में भी ये स्क्रिप्ट था, और वाणिज्य व्यवसाय में भी उसका वो उपयोग करते थे, जो हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम उनके स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन उनके बहुत सारे सील्स में स्क्रिप्ट का उपयोग हुआ है, मतलब वो राइटिंग जानते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। और इसी तरह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखने की पद्धति थी, और वहाँ के तो स्क्रिप्ट को पढ़ा भी गया है। तो चौथा जो फैक्टर है वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हमको एक दूसरे से बातचीत करने, वार्तालाप करने का जरिया होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर हैं सिविलाइजेशन के। और इसके बाद हम देखते हैं कि कल्चर, जो संस्कृति क्या होता है। दोस्तों, हर देश का या देखते हैं कि अलग अलग कल्चर होता है। कल्चर होता क्या है? तो आप देखेंगे कल्चर के 2 भाग होते हैं, एक होता है नॉन मटेरियल और दूसरा होता है मटेरियल। नॉन मटेरियल में आता है जैसे बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास क्या है। जैसे मान लीजिए आदिवासी समाज में अभी भी भूत प्रेत का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वो बहुत विश्वास करते हैं उस पर, तो वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। जैसे कि उनमें विच क्राफ्ट या सोर्सरी या जिसको कि हिंदी में गुनिया बोलेंगे, झाड़ फूक करने वाला, या डाइन जोगिन जिसको विच क्राफ्ट बोलते हैं, जो अपने मंत्रों से, अपने प्रभाव से, सुपर नेचुरल पावर के आधार पर दूसरों को अनिष्ट कर सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो बिलीफ सिस्टम। इडियोलॉजी, जैसे कि आपने हिंदू धर्म में देखा है या हिंदू समाज में कि यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा पाप पुण्य, या अशोक के पिलर में इंस्क्रिप्शन में भी पाप का पुण्य का उल्लेख किया गया है। तो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम।
या आइडियोलॉजी है, या आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो अमेरिकन समाज के लिए अमेरिकन जो कल्चर है उसमें हम बिलीफ सिस्टम क्या पाते हैं दोस्तों? ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में अटूट आस्था वहां के नागरिकों की है। और दूसरा क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, किसी भी तंत्र को इतना ज़्यादा मजबूत मत बनाओ कि वो अधिनायकवाद या डिक्टेटर हो जाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका के संविधान में जो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड में बताया था कि वहाँ भी एक सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, जिसमें कि 3 जो अंग हैं उसको सबको अपने अपने लिमिट में रखा गया है, ताकि कोई भी जो ऑर्गन है या अंग है, जो जुडिशरी है, वो एग्जीक्यूटिव पर ज़्यादा इंक्रोच नहीं कर पाए, या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी या लेजिस्लेचर पर या कांग्रेस पर ज़्यादा अतिक्रमण नहीं कर पाए। तो ये क्यों उन्होंने अमेरिकन लोगों ने किया? क्योंकि जो 13 कॉलोनी, जो अंग्रेज़ों के 13 कॉलोनी वहाँ पर थे अमेरिका में, और जिस तरह से वो डिक्टेटरशिप, तानाशाही के ढंग से लोगों को क्रूर ढंग से परेशान करते थे, और तो इससे परेशान होकर के उन्होंने समझा कि हम ऐसा व्यवस्था चाहेंगे जिसमें कि कोई भी जो अंग है शासन तंत्र के, वो इतना ज़्यादा मजबूत ना हो जाए कि दूसरे को दबाए। इसीलिए उन्होंने मॉन्टेस्क्यू, जो आप जानते होंगे फ्रांस के फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, और उनका बहुत अच्छा थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, उसको उन्होंने आत्मसात किया, उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके आधार पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण किया। तो एक तो हो गया नॉन मटेरियल, जिसमें कि आता है आइडियोलॉजी, आता है लैंग्वेज, आता है और बिलीफ सिस्टम, विश्वास। और दूसरा है नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल में दोस्तों आप किस प्रकार के टूल्स का, औजार का उपयोग करते हैं। हर एक समाज, हर एक सभ्यता में अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। और इसी तरह से किस प्रकार के आप ड्रेस पहनते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं कि देखेंगे जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। दोस्तों अब हड़प्पन कल्चर क्यों बोलते हैं? दोनों को इंटरचेंजेबली, या तो हम हड़प्पन कल्चर बोलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? उसके पीछे रीजन है। जो हड़प्पा, जो कि उसका मेन सेंटर है, आप जानते होंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हालांकि बहुत सारे साइट्स हैं जिसके बारे में हमारा वीडियो आप देखिए, लेकिन 6 इंपॉर्टेंट साइट में भी 2 जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब हड़प्पा कल्चर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि जो हड़प्पा और उसके आसपास या मोहनजोदड़ो में जो बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट हैं, माने ऑब्जेक्ट, वो आपको दूसरे जगह नहीं मिलेंगे, दूसरे कल्चर में नहीं मिलेंगे। जैसे कि बीड्स का निर्माण, बीड्स मतलब ताबीज। उसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे नापतौल, जैसे कि इन्होंने जो नापतौल का जो सिस्टम अपनाया वो अभी हाल तक हिंदुस्तान में चलता रहा था 1955 तक, 1954 तक, जब हमने मैट्रिक प्रणाली अपना लिया। उसके पहले तक आप देखते हैं कि छटाक, शेर, वो सिस्टम अभी भी गांव देहात में अभी भी चालू है। वो हड़प्पन लोगों ने वहाँ शुरू की। ये आपको बेबीलोन में नहीं मिलेगा। जिस तरह से हड़प्पन में आप देखते हैं कि सील्स का सिस्टम है, सील्स को वो बार्टर सिस्टम के लिए भी उपयोग करते थे, उस पर लिखते भी थे, जिसके बारे में हम बताए। तो जैसे कि वहाँ पर जो टाउन प्लानिंग है, और टाउन प्लानिंग में मैंने क्या कहा था, ग्रिड सिस्टम है। हालांकि शहर का विकास बेबीलोन में भी हुआ, इजिप्ट में भी हुआ, चाइना में भी हुआ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने टाउन प्लानिंग किया और उसको 90 डिग्री के एंगल पर जो है एक दूसरे को क्रॉस करवाया, जिसको कि ग्रिड सिस्टम कहते हैं, नाली का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार किया, हर गांव में हर घर में कुएं की व्यवस्था किया, जो और उसको नाली से जोड़ दिया ड्रेनेज सिस्टम से। तो ये सब जो स्पेसिफिक फीचर हैं वो आपको दूसरे कल्चर में नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस हड़प्पन कल्चर। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो टिपिकल एक स्पेसिफिक एरिया के लोग अगर टिपिकल टेक्नोलॉजी, टिपिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, या टिपिकल क्लॉथिंग का या ड्रेस सेंस में जो भी है, इस सब का यदि इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर। सिविलाइजेशन और
कल्चर मतलब सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम जो बताएंगे आपको कि सबसे पहले जो हिंदुस्तान में पैलियोलिथिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, पाषाण युग या पीरियड। तो पाषाण युग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक। और उसके बाद में दूसरा है मेसोलिथिक फेज, इसको क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण युग। और उसके बाद में नियोलिथिक, नव पाषाण युग। चौथा है चालकोलिथिक फेज या चालकोलिथिक युग या एज, इसको अंग्रेजी में क्या, इसको बोलेंगे कॉपर स्टोन एज। ऐसा फेज, ऐसा युग जिसमें कि कॉपर का मतलब तांबा का और पत्थर का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों हमने, और इसके बाद में लास्ट जो है वो है ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज में आता है, जब ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज किसको बोलते हैं कि जब तांबा को टीन से मिलाते हैं, दोनों को, ब्रॉन्ज होता है मिश्र धातु, तो तांबा और टीन का जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा कल्चर कहते हैं। तो हमने इसको 5 भाग में लिया है, 5 पार्ट्स में। पहला पार्ट्स क्या है, पैलियोलिथिक। अब दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है और बहुत सारे इतिहासकारों को ये मालूम है कि मनुष्य का जो आविर्भाव हुआ वो कहाँ हुआ, अफ्रीका में। और इसीलिए आप देखेंगे कि अफ्रीका में 30-40 लाख वर्ष पहले मनुष्य, जिसको कोई होमियोसेपियंस कहते हैं, वैसे तो मनुष्य के जो इवोल्यूशन के प्रक्रिया हैं बहुत सारे हैं और उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। हमने होमोसेपियंस से शुरू किया है। तो इसमें आप देखेंगे जो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि पैलियोलिथिक में पाषाण युग के भी 3 भाग हैं। पहला भाग जो है उसको अर्ली फेज कहते हैं, और अर्ली फेज जो है वो 6 लाख से लेकर 1.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व के बीच को हम अर्ली फेज, शुरुआती फेज के रूप में चिन्हित करते हैं। और उसके बाद दूसरा है सेकंड फेज, उसका जो फेज है वो 1.5 लाख से लेकर 35,000 वर्ष ईसा पूर्व। और तीसरा जो फेज है वो है 35,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। ये पैलियोलिथिक का 3 इंपॉर्टेंट फेज है। हालांकि एक दूसरे से वो ओवरलैप भी करते हैं। और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो बोरी, जो महाराष्ट्र में जो एक बोरी जगह है, वहाँ पर सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक हमें अर्ली पैलियोलिथिक या पाषाण युग की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से, जैसे रिवर जो सोहन नदी है पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में है, या सोन नदी बोलते हैं, तो वहाँ भी है। और इसके अलावा कश्मीर और थार डेजर्ट, और इसके अलावा जो थार डेजर्ट में जो डिडवाना ये जो क्षेत्र है, वहाँ पर डिडवाना में तो मेसोलिथिक फेज के भी जानकारी हमें मिलती है। तो ये सारे जो एरिया हैं वो ये पाषाण युग के बारे में हमें जानकारी देते हैं। हालांकि अफ्रीका में ये करीब 25-30 लाख वर्ष पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये जो इसकी शुरुआत जो होती है वो होता है 6 लाख वर्ष माने ईसा पूर्व से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पाषाण युग के जो लोग थे वो किसका उपयोग करते थे, एक्स का। ये लोग स्टोन मतलब पत्थर के बने हुए नुकीले औजार का उपयोग करते हैं, जिसको कि जैसे कि आज की तारीख एक्स को हिंदी में बोलेंगे कुल्हाड़ी या क्लीवर्स या चॉपर्स, ये काटने वाला। ये सारे जो उनके हथियार थे जिससे हमें जानकारी मिलती है वो सारे पत्थर के बने हुए थे। और ये लोग उस जमाने में फूड गैदरर थे। फूड गैदरर मतलब वनोपज पर
उनकी जीविकोपार्जन होता था और इसके अलावा वो हंटिंग करते थे। दोस्तों, इसमें जो हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो और सेकंड फेज में हम क्या देखते हैं, पहले फेज में जो उनके भोथरे हथियार होते थे वो अब थोड़े से और पॉलिश्ड हो गए हैं, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स को हिंदी में बोलेंगे स्मॉल पीसेज। अब उन्होंने पत्थरों को छोटा छोटा टुकड़ा बनाना सीख लिया था, जिसको कि फ्लेक्स बोलते हैं, और इसके उन्होंने ब्लेड्स और पॉइंट्स, बोरर माने खोदने वाला, स्क्रैपर आप जानते हैं, तो ये सब जो है ना, जो अर्ली फेज में जो काफ़ी भोथले हथियार का उपयोग करते थे, हालांकि वो पत्थर के ही बने थे, अब उनमें उसमें थोड़ा सा उन्होंने पॉलिश्ड किया। और ये जो एरिया हमको जो मिलता है वो खास करके नर्मदा रिवर का रिवर बेड और तुंगभद्रा जानते हैं आप, कृष्णा और कावेरी के बीच में, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है उसको, वो बहुत बड़ी नदी है तुंगभद्रा, उसके रिवर बेड में भी हमको इसके सबूत मिलते हैं। और इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया में बेलान वैली कहाँ है, ये जो अपना विंध्यास पर्वत जो मिर्ज़ापुर के इलाके में आते हैं, वहाँ पर उसके फुट हिल्स में, वहाँ पर हमें इसकी जानकारी, इसके जो मिडिल फेज के जो मध्य पाषाण युग के जो माने सेकंड फेज ऑफ पाषाण युग जिसको बोलेंगे, तो वो औजार हमें इस एरिया में मिलता है। और तीसरा जो है, जो सबसे लेटेस्ट फेज ऑफ द पाषाण युग है, पैलियोलिथिक फेज, वो है कहाँ पर, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश में ही जो भीमबेटका है, भोपाल से करीब 35 किलोमीटर दूर होशंगाबाद रोड पर। तो अगर आप जाएं वहाँ देखें तो आपको करीब 10 किलोमीटर के एरिया में आपको भीमबेटका का क्षेत्र मिलेगा। और वहाँ पर हमें एक से एक पेंटिंग, जिसमें कि जंगली जानवरों के पेंटिंग उनके द्वारा किए गए हैं, तो ये सारी जो है ना जानकारी हमें भीमबेटका में मिलती है। गुजरात के जो सैंड ड्यून्स हैं उसको जब हटाया गया, इतिहासकारों ने हटाया, तो वहाँ भी जो सबसे जो थर्ड फेज ऑफ पैलियोलिथिक या पाषाण युग की जानकारी हमें मिली। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो हमें पाषाण युग मतलब सबसे प्राचीन सभ्यता के क्रम में सबसे प्राचीन फेज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों मेसोलिथिक फेज होता है। ये मेसोलिथिक फेज क्या है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक जिसके बारे में हम अभी बताएंगे, इसके बीच का पीरियड है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 9000 BC से, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि इस पीरियड के लोग उन्होंने हंटिंग जो आप पहले करते थे, शिकार, वो अभी भी शिकार कर रहे थे। फूड गैदरिंग का काम जो पहले करते थे वो अभी भी कर रहे थे। और जो फिशिंग, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा, मछली मारने का काम, ये काम उन्होंने सीख लिया इस पीरियड में। और छोटे छोटे जो टूल्स औजार का भी उन्होंने विकास किया, जिसको कि अंग्रेजी में माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, MICROLITHS, माइक्रोलिथ्स। इसका भी उपयोग करना उन्होंने सीख लिया। तो हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में ये आपको इसके साइट्स मिलते हैं। और इसके अलावा जो आप सांभर लेक जो राजस्थान में, उसके आसपास के इलाके में भी आपको मेसोलिथिक फेज के जो है ना की जानकारी हमें मिलती है कि वहाँ के उस पीरियड के लोग किस प्रकार से अपना जीवन बसर करते थे, वो किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल करते थे। और एक चीज़ और देखने में आया कि इस पीरियड के लोग जो है एनिमल को या जानवर को भी उन्होंने डोमेस्टिकेट माने पालतू बनाना सीखा। हालांकि ये शुरुआती दौर था और इसके बाद में नियोलिथिक फेज में
वो बहुत ज़्यादा उसमें आगे बढ़े। और सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो कुत्ता, डॉग को डोमेस्टिकेशन करने का काम मनुष्य ने सबसे पहले शुरू किया, पशुओं का। तो इसकी शुरुआत भी मेसोलिथिक फेज से ही हो गई थी, जिसको हिंदी में बोलेंगे मध्य पाषाण युग। तो दोस्तों इसके अलावा हमको सांभर लेक जो राजस्थान में है, जो नमक के लिए विख्यात है, तो वहाँ पर भी जो है हमें पता लगता है कि इस पीरियड के लोगों ने पौधे का कल्टीवेट करना सीख लिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में सभ्यता का क्रमिक विकास होता जा रहा है। और इसके बाद में एक जानकारी और मिलती है, जो इस पीरियड में लोगों ने पेंटिंग, आदि मानव पेंटिंग भी करना सीख गए थे, जिसमें कि पत्थर पर या गुफाओं पर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का भी उन्होंने पेंट किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो भीमबेटका में आप जरूर जाके देखें। उसी तरह से आपको नागार्जुन कोंडा आप जाएं, आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भी आपको इस प्रकार के भित्ति चित्र मिलेंगे जो आदि मानव के द्वारा किए गए हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इस पीरियड के लोग बैंड में रहते थे, मतलब बैंड मतलब 20-25 लोगों के समूह में रहते थे। और ये जो 20-25 लोगों के समूह में रहते थे अब वो एक्सोगेमस हो गए थे, मतलब वो अपने आपस में शादी नहीं करते थे, बल्कि वो जो दूसरा जो बैंड होता था, बैंड मतलब छोटा समूह, तो उनके साथ उनकी लड़कियों से शादी करना उन्होंने सीख लिया। अपने ग्रुप में उन्होंने शादी करना बंद कर दिया, मतलब दिस मीन्स दे बिकेम एक्सोगेमस, मतलब अपने क्लान से। जैसे मैंने बहुत सारे आपको राजपूत के पॉलिटी में बताया था कि किस तरह से एक क्लान जो होता है वो उसी क्लान में शादी नहीं कर सकता है, माने जिसका कि एक कॉमन डिसेंट होता है, जो एक ही वंश के लोग होते हैं। तो इसी तरह से इतिहासकारों का मत है कि मेसोलिथिक पीरियड में लोगों ने जो छोटे समूह में रहते थे, 20-25 के तादाद में रहते थे, उन्होंने आपस में शादी करना बंद कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्जेनिटल डिजीज़ या जेनेटिकल डिजीज़ पैदा हो रहे हैं, तो इस कारण से उन्होंने दूसरे कबीलाओं में या बैंड में शादी करना शुरू किया। तो ये सामाजिक विकास में एक बहुत बड़ा सोपान था। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारा थर्ड फेज शुरू होता है वो है नियोलिथिक। और नियोलिथिक को क्या बोलेंगे? नवपाषाण युग। नवपाषाण युग क्या होता है? इसका जो पीरियड जो शुरुआत होता है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, वो होता है 7000 ईसा पूर्व से लेके 3500 ईसा पूर्व तक या 4000 ईसा पूर्व तक। ये पीरियड जो है एक क्रांतिकारी पीरियड था मनुष्य के क्रमिक विकास में। और दोस्तों इस पीरियड में जो हमारा जो देश का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। अब आप देखेंगे जो इंडस वैली का जो डेवलपमेंट हुआ, मेरा मानना है कि अगर मेहरगढ़ का विकास नहीं होता, नियोलिथिक साइट का विकास नहीं होता, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नहीं होता। क्योंकि मेहरगढ़ को साइट के देखने पर पता चलता है, उसके अध्ययन से पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने कैटल रियरिंग माने पशुपालन करना सीख लिया था। इसके अलावा उन्होंने पॉटरी माने बर्तन बनाने का काम भी सीख लिया था। और पॉटरी का काम क्यों हुआ था दोस्तों? जैसे आप खाना खाने के लिए उसका उपयोग होता है, अनाज रखने के लिए उसका उपयोग होता है, तो पॉटरी का जो बर्तन बनाने का काम भी उन्होंने इस पीरियड में नियोलिथिक फेज में सीख लिया था। इसके अलावा उन्होंने खेती करना धीरे धीरे चालू कर दिया था। हालांकि वो खेती बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं था, लेकिन उनको पता हो गया था कि खेती कैसे किया जाता है। तो एग्रीकल्चर भी जो है ना उस पीरियड में धीरे धीरे मेहरगढ़ में विकास होता गया। और ये इसके अलावा जो दो इम्पोर्टेंट साइट है वो कौन है? बुर्जाहोम
जो कश्मीर में है और श्रीनगर से 30-35 किलोमीटर दूर में स्थित है। और दूसरा है चिरांड। चिरांड दोस्तों कहाँ है? पटना से, बिहार के पटना के गंगा के उस पार करीब 35-40 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है। उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट में है चिरांड। तो ये इम्पॉर्टेंट साइट है, न्यूलिथिक फेज हैं। तो इस पीरियड में, न्यूलिथिक फेज में या नवपाषाण युग में आते आते मनुष्य के सभ्यता के विकास में बहुत ज़्यादा तब्दीली हुआ। उसने जानवर को पालतू करना सीख लिया, उसके दूध का उपयोग करना सीख लिया, जानवर को या कैटल को कैसे पाला पोसा जाता है ये उनको मालूम पड़ गया। उन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया, उन्होंने एग्रीकल्चर करना या खेती करना सीख लिया। और वो छोटे छोटे समूह में अब रहने लगे। तो इससे छोटे छोटे विलेज जो बाद में डेवलप हुए, इसका भी निर्माण होने लगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ब्रॉन्ज एज कल्चर था, लेकिन वो ब्रॉन्ज एज कल्चर तभी सफल हो पाता जबकि मेहरगढ़ ने क्या किया, उसको एक बेस प्रदान किया। अगर मेहरगढ़ में न्यूलिथिक फेज में ये सब चीज़ों का विकास नहीं हुआ होता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। और इसके अलावा जो चौथा फेज है वो है चालकोलिथिक फेज। और ये चालकोलिथिक फेज दोस्तों क्या है? पहला है, आप देखेंगे कि इसके जो इस पीरियड में कॉपर का और स्टोन का उपयोग हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉपर क्या होता है? प्लाइंट होता है, मतलब आप उसको कहीं से भी मोड़ सकते हैं। तो अगर आप कॉपर में टीन मिला देते हैं तो उसमें ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो कि इंडस वैली पीपुल ने किया था। तो ये जो चालकोलिथिक फेज है ये हिंदुस्तान में ब्रॉन्ज एज के अलावा हुआ। और इसका जो पीरियड है वो है 2800 बीसी से लेकर के 2200 बीसी। जो आपको हमें जो गणेश्वर जो एक साइट है, चालकोलिथिक साइट जो राजस्थान में पाया जाता है, उसका पीरियड इतिहासकारों ने निर्धारित किया है। और इसके अलावा 2100 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक जो है हमें आहार एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ये भी राजस्थान में है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। और 2000 बीसी से लेकर के 1800 बीसी इसको कायथा कल्चर करते हैं, जो एमपी में मालवा क्षेत्र में है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट साइट चालकोलिथिक साइट है। इस कल्चर की विशेषता क्या है दोस्तों? ये विशेषता ये है कि ये कल्चर एक रूरल कल्चर है। जैसे कि आप इंडस में देखते हैं, इंडस वैली में क्या देखते हैं कि वो अर्बन कल्चर है, लेकिन ये क्या है? रूरल कल्चर है। तो इस पीरियड में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। उनके जो घर होते थे वो रेक्टेंगुलर भी, आयताकार भी हो सकते थे और सर्कुलर भी हो सकते थे। आंगन का सिस्टम जो बाद में हिंदुओं में आप देखते होंगे गांव देहात में, तो ये जो शुरुआत हुआ, चारों तरफ घर, बीच में आंगन, ये सारा जो है वो इस कल्चर में, इस फेज में इसका इवोल्यूशन हुआ। और आप इसके साइड जो है ना हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। और इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो साइट है वो है ब्रॉन्ज एज, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। अब इस साइट के जो दोस्तों जो चालकोलिथिक फेज है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये है कि जिस तरह से चूंकि जो वो कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे या स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि इनका जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है डेक्कन ट्रैप का इलाका, जिसको कि आज की तारीख में महाराष्ट्र कर्नाटक एरिया बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है
ब्लैक सॉइल में जब पानी नहीं पड़ता है तो हमने सॉइल ऑफ इंडिया का एक वीडियो बनाया, आप उसको देखें, तो क्या होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है। आपको स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत चीज़ से जो है उसको आपको उससे खेती करना पड़े, जोतना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो बहुत सारे जो साइट, जो चालकोलित साइट हैं, वो महाराष्ट्र कर्नाटक के बेल्ट में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये ठीक ढंग से खेती नहीं कर पाते थे, और जिसके कारण से इनका जो इकोनॉमी था वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी रह गया। दूसरी बात ये कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जिसमें कि हड़प्पन लोगों ने बड़े पैमाने पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया था, उसका भी उपयोग ये नहीं कर पाए। तो इस तरह से जब आपका इकोनॉमी सबसिस्टेंस हो जाएगा तो क्या होगा, दूसरे चीज़ का विकास नहीं होगा, सभ्यता का विकास नहीं होगा, वो मंद पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एरिया हैं चालकोलिथिक फेज के, वो 700 BC तक पहुँचे हैं, मतलब वहाँ पर कॉपर और स्टोन का ही उपयोग हुआ है। लेकिन जब गंगेटिक प्लेन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आयरन का उपयोग होने लगा, जब लौह का उपयोग होने लगा, और उसके कारण से जब उत्पादकता बढ़ने लगा, तो आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो और उसके बाद से हिंदुस्तान ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि बड़े बड़े किंगडम का, स्टेट का स्थापना हुआ, और आपको सबको मालूम है, और धीरे धीरे हिंदुस्तान का या इसके सभ्यता का उत्तरोत्तर विकास होता गया। आपको, चूंकि मैं ब्रॉन्ज एज कल्चर के बारे में, और जिसको कि हड़प्पन कल्चर कहते हैं, इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, इसीलिए मैं उस पर जो हमारा 5वां फेज है उस पर मैं ज़्यादा तवज्जो अभी नहीं दूंगा, आप उसको ज़रूर सुनें। अभी के स्थिति में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पहला सिविलाइजेशन है जहाँ पर वहाँ के लोगों ने कृषि को, या आप देखेंगे कि कैनाल सिस्टम जो कि आज की तारीख में एक्सकैवेट करने पर उतने ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कुएं का उपयोग किया, कैनाल सिस्टम का उपयोग किया, उससे उनमें उत्पादकता की वृद्धि हुई। और इसके बाद जो उन्होंने टाउन प्लानिंग किया, जो जिस तरह से उन्होंने शहरों का निर्माण किया व्यवस्थित रूप से, जो कि उस जमाने के हिसाब से प्राचीन सभ्यताओं में इस प्रकार के इस बेहतरीन ढंग से दूसरे सभ्यता में इसका विकास नहीं हुआ। तो उनकी एक अलग सिस्टम था, जैसे उनके रिलीजियस सिस्टम भी था, जिसके बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो स्क्रिप्ट भी उनके पास, जिसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, और इसके अलावा उनको नाप तौल का भी जानकारी था, और इसके बारे में आपको 2 और 4, 4 से 16 इस गुणक में वो नापने तौलने का काम करते थे। तो उनके बहुत सारे सील्स बेबीलोनिया में मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि बेबीलोनिया और इंडस के बीच में व्यापार होता था। उनका एक इम्पॉर्टेंट जो बंदरगाह था वो लोथल था, जहाँ से कि वो अरब सागर के माध्यम से बेबीलोनिया और मिस्र के लोगों से अपने सामानों के आदान प्रदान करते थे। तो इस तरह से एक विकसित सभ्यता का हिंदुस्तान में निर्माण हुआ। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि डिक्लाइन ब्रॉन्ज माने इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत कारण बताए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि क्लाइमेटिक चेंज। और क्लाइमेटिक चेंज के कारण से, मतलब जो के कारण से लोगों का, इतिहासकारों का मत है कि वहाँ से लोग हट गए, दूसरी जगह चले गए। और कुछ लोगों का मत यह है कि आर्यंस काफ़ी संख्या में वहाँ आए, उन्होंने हड़प्पन लोगों को पराजित किया, और उसके बाद में
आर्यों ने हिंदुस्तान में एक अलग सभ्यता, जिसको कि वैदिक सभ्यता कहते हैं, उसको स्थापित किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आर्यों ने भी कोई, जो 1500 BC उनका पीरियड है, उनको भी लोहा का उपयोग करने नहीं आता था। तो इस तरह से जो हमारा जो सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है वो शुरू होता है 600 वर्ष ईसा पूर्व से। तो दोस्तों, मैंने आज बहुत संक्षेप में आप लोगों से इसके बारे में, इस पूरे फेज के बारे में बताया। अब मैं अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं इसी टॉपिक पर, जैसे चालकोलिथिक है, चालकोलिथिक जिसको कॉपर स्टोन एज कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत व्याख्या करेंगे कल। तो चूँकि आज ये टॉपिक काफ़ी लंबा होता जा रहा है और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी वीडियो 50 मिनट से ज़्यादा ना हो, तो इस कारण से मैं अपने उद्बोधन को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन कल मैं चालकोलिथिक फेज के बारे में आपको बताऊंगा और हमारा जो अब से कल से मेरा जो क्लास होगा वो 12:45 से लेकर 2 बजे तक रहेगा और उसके बाद में फिर 5:30 से लेकर के 6:30 के बीच में रहेगा। तो जो भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं या आप में उत्सुकता है, तो अगर आप बताएंगे तो मैं उसी हिसाब से अपना तैयारी करके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई पॉइंट्स हो तो आप ज़रूर हमको बताएं। थैंक यू।